Hello students, welcome to ExamRad. It is a platform where you will get content for classes 9th and 10th. So if you are new to our platform, please visit our website, do like and subscribe. I am Disha, I'll be teaching you biology for classes 9th and 10th. So we have started with class 9 biology and we are on chapter natural resources. Today we'll be covering part 1 of this chapter and part 2 will be covered in the next video. Hope you all like it. So let's begin. Okay. Natural resources. Resource is something which is provided to us and we can use it for our benefit, right? So life on earth is dependent on so many factors. Most life forms we know need an ambient temperature, water, food, right? The resources available on earth and the energy from the sun are necessary to meet the basic requirements of all life forms. Now resources के बारे में सुन लिया कि resource क्या करते हैं. They are required to meet the basic requirements of all life forms, right? They provide an environment which is ambient, which consists of temperature, water and food. But what are resources? The question is still there in our minds कि resources हैं क्या. ठीक है. So resources are on the earth. सबसे पहले चीज These are the land, water and air. So यहाँ पे 3 resources के नाम मैंने साइड पे लिख दिए हैं. These are just short notes. So it has land, air and water. Outer crust of the earth is called the lithosphere. इससे पहले एक डायग्राम डिस्कस कर लेते हैं. So let's say this is the earth. ठीक है. ये स्ट्रक्चर अर्थ का स्ट्रक्चर है, ऐसी रफ सा. जो सबसे बाहर का लेयर होगा इसका, इट इज कॉल्ड एज क्रस्ट. उसके पास एक मेंटल होगा, इनर कोर होगा और आउटर कोर होगा. ठीक है. क्रस्ट का जो ब्रिटल अपर पोर्शन होता है क्रस्ट का और मेंटल का, उसका जो अपर पोर्शन है दैट इज कॉल्ड एज लिथोस्फीयर. ठीक है. सो लैंड की अगर हम प्रॉपर्टीज उसके पार्ट्स उसकी सेग्रीगेशन करने लग जाए तो वी कैन से कि एक लेयर लिथोस्फीयर भी प्रेजेंट है, राइट? Similarly, water covers 75% of the earth's surface, right? तो water underground भी हो सकता है, surface पे भी हो सकता है. This comprises the hydrosphere. तो water के आगे मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, ये hydrosphere. Okay. Then we have the air that covers the whole of the earth like a blanket. अब इसके आसपास अर्थ के आसपास एक एयर रहती है जो कि उसको ब्लैंकेट की तरह एक लेयर प्रोवाइड करती है, एक प्रोटेक्टिव शील्ड प्रोवाइड करती है. वो लेयर क्या है, हमारा एटमॉस्फेयर है. सो एयर के आगे मैंने क्या लिखा है, एटमॉस्फेयर. ठीक है. लिविंग थिंग्स आर फाउंड वेयर दीज 3 थिंग्स एग्जिस्ट, राइट? सो जहाँ पे ये तीनों चीजें हैं वहां पे लिविंग बींग्स का सर्वाइवल इज कंसिडर्ड एज, it can survive there, right? Okay. अभी हमने पढ़ा कि जहाँ पे ये तीनों चीजें होती हैं, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर. ठीक है. यहाँ पे ये सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है दे कैन सर्वाइव, राइट? दिस लाइफ सपोर्टिंग जोन ऑफ द अर्थ, जहाँ पे एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, दिस you can mark, ठीक है, is possible, is known as the biosphere. Yeah, so I have drawn the diagram here. That is what I came to check for. Okay. अभी ये ऊपर का पार्ट भूल जाओ सारा, इस डायग्राम को देखो. ठीक है. ये मेरा क्या स्ट्रक्चर है, एटमॉस्फेयर. ठीक है. यहाँ पे लेबलिंग गलत हो गई है क्या, दिस इज एटमॉस्फेयर. ठीक है. दिस इज हाइड्रोस्फीयर, दिस इज लिथोस्फीयर. लेट्स सपोज, अभी सपोजिंग का ही गेम है यहाँ पे. ओके. सो जहाँ पे इन तीनों चीजों की प्रेजेंस ऑप्टिमम है एंड इट इज नॉट हिंडर्ड बाय एनी अदर थिंग. ठीक है. वो एक ग्रीन जोन प्रोवाइड कर रहा है जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स
बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। वो जो जोन है जहाँ पे बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। ठीक है, ये दिस सर्कल एंड दिस सर्कल एक जगह पे ओवरलैप कर रहे हैं। वो जो जगह है जहाँ पे तीनों की प्रेजेंस है, जहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं, उसको ये बोल सकते हैं ना कि तीनों की प्रेजेंस वहीं पे है, राइट। तो उसको हम बोल रहे हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में बायोस्फीयर हैज थ्री टू कंपोनेंट्स, बायोटिक एंड एबायोटिक। अब बायोस्फीयर का मतलब ही लिविंग है, बायो मीन्स लिविंग, राइट। तो जहाँ पे बायोटिक है वहाँ पे लिविंग कंपोनेंट्स होंगे, जहाँ पे एबायोटिक है वहाँ पे नॉन लिविंग components होंगे, like air, water. Okay, then we come to the first structure which we are going to study about, first component, that is air. ठीक है, तो उसकी composition क्या होती है? सबसे पहले उसमें नाइट्रोजन होती है, ठीक है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और कुछ वाटर वेपर होता है। ठीक है, आई एम जस्ट पुटिंग नंबर्स। ओके, उसके बाद यहाँ पे बताया है कि कैसे सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए होती है फॉर देयर मैकेनिज्म। कैसे चाहिए होती है? कुछ सेल्स है उनको ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। क्यों चाहिए? बिकॉज दे नीड टू ब्रेक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, जिसको ब्रेक करके उनको एनर्जी मिलेगी, राइट। तो जब वो एनर्जी मिलेगी वही एनर्जी उनको कंज्यूम करनी है, ठीक है, उनकी एक्टिविटीज में हेल्प करने वाली है वो एनर्जी, राइट। लेकिन एनर्जी के साथ साथ एक बाय प्रोडक्ट भी आ रहा है, क्या आ रहा है? साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन भी हो रही है, राइट। सो जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है हमारे लिए, तो वो हैजर्ड बन गया है बाद में, है ना। सो अनदर प्रोसेस विच रिजल्ट्स इन कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कंबस्शन, राइट। सो यहाँ पे हमें ये बता रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड कौन से प्रोसेसेस में बन सकता है। एक ये सेल्स वाला प्रोसेस है, एक कंबस्शन ऑफ फ्यूल्स, बर्निंग फ्यूल्स, फॉरेस्ट फायर्स एक्सेट्रा। ये दो चार प्रोसेसेस के नाम है जिनमें वी कैन से कि कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, राइट। Yet when you come to this composition here, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की composition बहुत कम, ठीक है, like fraction only. Why? That we'll study now. So despite this, the percentage of carbon dioxide in our atmosphere is a mere fraction of a percent because carbon dioxide is fixed in two ways. Definitely, अगर इतनी चीज़ों से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे प्लानट पे बन जा रही है, बहुत इजीली बन जाती है। आपने सुना होगा कि फॉरेस्ट फायर से, फ्यूल बर्न करने से, किसी चीज़ से जब कार्बन इमिशन ज़्यादा होते हैं, वी से दैट इट इज़ डिप्लीटिंग आवर अर्थ सरफेस, राइट। अर्थ लेयर्स आर गेटिंग अफेक्टेड। सो कार्बन डाइऑक्साइड का लेकिन जो खुद का कॉन्सेंट्रेशन है, ऑफकोर्स ह्यूमन एक्टिविटीज से प्रोडक्शन बढ़ गया है, बट जो खुद का कॉन्सेंट्रेशन है वो लिमिटेड है, राइट। कैसे लिमिटेड है? फ्रैक्शन में ही क्यों हमें मिल रहा है? बिकॉज फिक्स्ड है यहाँ पे हमारे इन्वायरमेंट में। कैसे फिक्स्ड है? एक तो ग्रीन प्लांट्स है हमारे पास। अब आप फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस पे दोबारा चले जाओ, ग्रीन प्लांट्स है, अगर ये एक प्लांट है इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, राइट, या सो ये क्या करता था? इट कन्वर्टेड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज। तो ये इन्वायरमेंट से ही कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है ना, है ना। तो लीव्स में खाना बन रहा है, उसका फोटोसिंथेसिस हो रहा है, राइट। तो ये एक तो हो गया जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज कर रहा है। दूसरी क्या चीज है? बहुत से मरीन एनिमल्स हैं जो कार्बोनेट्स जो सी वाटर में डिजोल्व होते हैं, वो उनको यूज करते हैं सी शेल्स बनाने के लिए, अपने शेल्स बनाने के लिए, सॉरी। सो बेसिकली कुछ ऐसे प्रोसेसेस भी हैं जो कि एक बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं। नो डाउट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग विच इज नॉट गुड एट ऑल, बट देर आर सम प्रोसेसेस जो कार्बन डाइऑक्साइड को लिमिट भी कर रहे हैं, और उससे उसमें सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है? फोटोसिंथेसिस का है, बिकॉज ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। देन ये मरीन एनिमल्स का एग्जाम्पल आ गया, राइट। देन वी हैव समथिंग अबाउट एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या करता है? एक तो वो टेम्परेचर जो है अर्थ का उसको स्टेडी रखता है। कब कब रखता है? ड्यूरिंग डे एंड नाइट, ठीक है। डे में भी रखता है जब इतनी हीट होती है, और नाइट में भी उसको कंट्रोल करता है। सो इट कीप्स टेम्परेचर स्टेडी इन डे एंड नाइट, दिस पॉइंट, ओके। सेकेंड, इट प्रिवेंट्स सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग द
डे लाइट आवर्स। नाउ डे लाइट में सडन इंक्रीज भी हो सकता है, जिस दिन ज़्यादा गर्मी है, जिस दिन टेम्परेचर ज़्यादा है, या और बहुत से फैक्टर्स होते हैं, सो उसको कंट्रोल करता है, राइट। देन इट स्लोज डाउन एस्केप ऑफ हीट, ओके, ड्यूरिंग नाइट। राइट, सो ये एटमॉस्फेयर का थोड़ा सा रोल के बारे में हो गया कि क्लाइमेट कंट्रोल में एटमॉस्फेयर का रोल कैसा है, ठीक है। Despite that, on the surface of the moon with no atmosphere, temperature still ranges from minus 190 degrees Celsius to 110 degrees Celsius. So then we come to this concept about breeze, right? We all have felt relief in on a hot, humid day by some breeze. You know, ठंडी हवा चलती है, you feel relieved. There is a breeze. Sometimes there is rain also. Sometimes there is a thunderstorm also. So basically, this paragraph wants to tell you what causes the movement of air, what decides कि आज हवा चलेगी या आज बारिश होगी या आज एक टेरेबल स्टॉर्म आने वाला है, ठीक है। कुछ फैक्टर्स हैं जो ये चीज डिसाइड करते हैं कि क्या होगा, किसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, कम होगी। सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट। All of these phenomena are the result of changes that take place in our atmosphere due to the heating of air and formation of water vapor. Okay, so basically यहाँ पे अब हम concept किसका पढ़ रहे हैं, concept of water vapor. So water vapor कब form होती है? It is formed, you can mark here point number 1, it is formed due to heating of water bodies and of the activities of living organisms. So this is going to be a point 1. Then you can say atmosphere जो है, it can also be heated from below by the radiation that is reflected back or re-radiated by the land or water bodies. सबसे पहले इतने पॉइंट को हम समझ लेते हैं। ये मेरे पास लेक है, ठीक है, कोई भी वाटर बॉडी आप ले सकते हो, रिवर, लेक, एनीथिंग। ये मेरे पास वाटर बॉडी है, ठीक है। यहाँ पे मेरा हीट का सोर्स है, सन है, राइट। हीट से क्या होगा, वाटर जब हीट होगा वाटर वेपर्स बनेंगी, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इज दिस, ये जो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि वाटर वेपर इज फॉर्म ड्यू टू हीटिंग ऑफ द वाटर बॉडीज, राइट। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, एटमॉस्फेयर भी हीट हो सकता है। कैसे हीट हो सकता है? एक तो ये जो हीट जा रही है रेडिएशन हीट की, ये एटमॉस्फेयर को हीट अप कर सकती है, ठीक है। दूसरा, इसी में से कुछ हीट अगर रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है लैंड पे, ठीक है, वही लैंड से रिफ्लेक्ट होकर एटमॉस्फेयर को भी हीट कर सकती है, राइट। सो दैट इज री रेडिएशन और री हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। सो यहाँ पे क्या है, दो ही बात है, एक तो वाटर बॉडी हीट हो सकती है, एक एटमॉस्फेयर हीट हो सकता है, बस अभी के लिए इतना, ठीक है। On being heated, convection currents are set up in the air. तो जब एटमॉस्फेयर भी हीट हो गया, वाटर भी हीट हो गया, वाटर वेपर्स भी बन गई हैं, अब क्या हो गया, नेक्स्ट स्टेप, कन्वेक्शन करंट्स फॉर्म हो गई, ठीक है। देन वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे कन्वेक्शन करंट पे आ जाओ, ठीक है। यहाँ तक हमने पिछली स्लाइड से हमने कैच कर लिया। नाउ when air is heated by radiation from the heated land or water, it rises. जो भी हॉट एयर है इट राइजेस, राइट। सो जब रेडिएशन से हीट मिल रही है, एयर इज गोइंग टू राइज। सो ये यहाँ पे एयर आ गई, कहीं पे भी ले लो, यहाँ पे एयर आ गई जो कि राइज कर रही है, राइट। सिंस लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन वाटर, since land gets heated faster than water, ठीक है, the air above the land is going to rise a little faster, right? क्यों? क्योंकि लैंड की खुद की हीटिंग जल्दी हो रही है, राइट। ये पॉइंट यहाँ पे लिखा है, लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन वाटर, तो जो एयर अबव लैंड है वो भी जल्दी हीट होगी, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, एयर राइज करेगी, राइट। नाउ
एज एयर राइजेस दिस पॉइंट, जैसे एयर आपकी राइज होगी, अ रीजन ऑफ लो प्रेशर इज डेवलप्ड. ओके, लो प्रेशर रीजन डेवलप हुआ, ये मैंने इसकी लेबलिंग रख दी है यहाँ पे. ठीक है, सो जब लो प्रेशर रीजन डेवलप हो रहा है, रीजन सॉरी डेवलप हो रहा है, एयर जो है ओवर द वाटर बॉडी मूव्स इनटू द एरिया ऑफ फ्लो प्रेशर. सो ये जो मूवमेंट हो रही है एयर की फ्रॉम वन रीजन टू अदर, इसकी वजह से विंड प्रोडक्शन हो रही है. ठीक है, ड्यूरिंग द डे द डायरेक्शन ऑफ द विंड वुड बी फ्रॉम द सी टू द लैंड. ठीक है, so this is the diagram, right, which we have created using this content here. This is not a diagram from book. Now at night both land and sea start to cool down. Since water cools down slower, अब लैंड जल्दी हीट हो जाता है, लैंड के ऊपर की एयर भी हीट जल्दी हो जाती है, ये पढ़ा अभी पिछली स्लाइड में. सो वाटर कम जल्दी, आई मीन कम जल्दी हीट हो रहा है, राइट. सो सिंस वाटर कूल्स डाउन स्लोअर, उसको टाइम लग रहा है, एयर अबव वाटर भी गर्म ही रहने वाली है जब तक कि पूरे तरीके से कूल डाउन नहीं हो सकता, राइट. सो दिस इज अबाउट दैट कि नाइट टाइम के लिए मैंने एक मून का डायग्राम बना दिया है. सो एयर अबव वाटर इज मच वार्मर एंड देयरफॉर इट कूल्स डाउन स्लोली. ओके, दिस इज द डायग्राम. Now there are other factors also which influence winds. ठीक है, so वो other factors क्या है, एक तो rotation of earth है and the presence of mountain ranges in the paths of the wind. These are a couple of factors. So 1 and 2 is the factor here. Then we have about rain now. So before that we can just look at this diagram again. I feel थोड़ा जल्दी जल्दी हो गया. ओके, वाटर था, हीटअप हुआ, वाटर वेपर्स बनी. यहाँ पे एटमॉस्फेयर भी है कहीं, राइट, वो भी हीटअप हो गया बिकॉज री रेडिएशन, रेडिएशन जो रिफ्लेक्ट बैक करी वाटर वेपर से, वाटर बॉडी को हीट होने से, कुछ भी बोल लो. ठीक है, जब एयर हीट अप हो गई इट विल राइज. ठीक है, राइज होने के बाद क्या हुआ, एक एरिया ऑफ लो प्रेशर बनेगा. ठीक है, जब एरिया ऑफ लो प्रेशर बनेगा तो जो एयर है वो फ्लो कहाँ करेगी, टुवर्ड्स लो प्रेशर. तो जब ये फ्लो करना शुरू हो जाएगी एयर, तो हमारी मूवमेंट ऑफ विंड्स होना स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है, नाउ रेन. When water bodies are heated during the day, water vapor forms, water evaporates and some goes into the air. इतना हमें पता है. लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर is because it gets into the atmosphere because of various biological activities. ठीक है, एयर भी हीट अप हो जाती है, राइट. सो द वाटर वेपर rises up again, जो भी एयर हीट होगी वो राइज अप होगी, राइट. एज द एयर राइजेस इट एक्सपैंड्स एंड कूल्स. ठीक है, अब एक्सपेंशन एंड कूलिंग हो रही है यहाँ. सो आई हैव ड्रॉन दिस फ्लो चार्ट हियर. ये वाटर है, ठीक है, हीट मिली, वाटर वेपर जाके बन जाएगी, वहाँ पे एटमॉस्फेयर में जाएगा एंड हॉट एयर की वजह से इट विल राइज, राइट. जब वो राइज करेगा इट कैन एक्सपैंड एंड कूल बोथ, जिसकी वजह से इट कंडेंसेस इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स. तो इसका ऑर्डर ऐसे रहेगा 1 2 3 एंड सो ऑन. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे टाइनी ड्रॉपलेट्स बनेंगे. दिस कंडेंसेशन ऑफ वाटर इज फैसिलिटेटेड इफ सम पार्टिकल्स वुड एक्ट एज द न्यूक्लियस फॉर दीज ड्रॉप्स टू फॉर्म अराउंड. ठीक है, देन वी हैव, जब ड्रॉपलेट्स बन गए, ठीक है, मेरे पास छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आ गए, दे विल ग्रो बिगर बाय कंडेंसेशन. अगेन कंडेंसेशन इज अ प्रोसेस जिसमें ड्रॉपलेट्स बड़े बनेंगे मेरे पास जो है, फिर वो हैवी ड्रॉप्स बनेंगे. उसके बाद जब वो हैवी ड्रॉप्स बनेंगे दे विल फॉल लाइक रेन, ये जैसे रेन बन गई है. ठीक है, when the drops grow big and heavy they fall down in the form of rain.
Sometimes when the temperature of air is low enough, precipitation may occur in the form of snow or hail, right? So this is low temperature में क्या क्या forms में precipitation हो सकती है? Snow or hail. Now, rainfall patterns are decided by what? एक तो prevailing wind patterns, ठीक है? ये क्या डिसाइड करते हैं? रेनफॉल पैटर्न्स डिसाइड करते हैं. Now this is just for studying. In large parts of India, rains are mostly brought by southwest or northeast monsoons. And we have also heard about the term depressions in Bay of Bengal, which have caused rains in some areas. Okay, next we talk about air pollution. अभी आजकल हमारे सब जितने भी घर में बड़े लोग होते हैं, एल्डर्स होते हैं, वो सब बोलते हैं कि एयर की क्वालिटी डिग्रेड हो गई है. एयर हमारे टाइम पे तो ऐसी नहीं थी. हमारे टाइम पे तो मौसम भी ऐसा नहीं होता था. पहले इस टाइम पे गर्मी पड़ती थी, फिर इस टाइम पे ठंड पड़ती थी. दे कीप टॉकिंग अबाउट द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट which we are seeing as younger generations. So we'll come to that part later कि क्यों हो रहा है ये सब. First we'll talk about air pollution. एयर पोल्यूशन किन चीज़ों की वजह से हो रहा है? सबसे पहले देयर इज अ पॉइंट कॉल्ड fossil fuel and its combustion. So basically, fossil fuels like coal and petroleum, they contain small amounts of nitrogen and sulfur, right? So यहाँ पे मैंने nitrogen and sulfur ऐसे ही लिख दिया just to avoid wasting my time. देन जब ये बर्न होंगे इस फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग, तो इससे क्या रिलीज होगा? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. इससे क्या रिलीज होगा? ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर. अब ये जब ऑक्साइड्स बन के हवा में प्रेजेंट है, जैसे ही रेन आएगी उस रेन में ये मिक्स हो जाएंगे दोनों, और वो जो रेन प्रोड्यूस होगी वो रेन क्या बन जाएगी? एसिड रेन बन जाएगी, राइट? So not only inhalation of these gases is dangerous, but they also dissolve in the rain to give rise to acid rain. Combustion of fossil fuels also increases the amount of suspended particles in air, right? अब ये suspended particles in air है हमारे पास, ठीक है? So these particles, ये जो suspended form में present है air में, they could be unburnt carbon particles और substances जिसको हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, राइट? सो इसका जो सस्पेंडेड फॉर्म है, अनबर्न्ड फॉर्म है, इसको हमने हाइड्रोकार्बन्स का नाम दिया है. Now because of high levels of the pollutants present in the atmosphere, it causes difficulty or changes in the vision, ठीक है? visibility lower हो जाती है, especially in cold weather. हमें पता है जब बहुत ठंड का टाइम आता है, फॉग रहता है, राइट? फॉग के अलावा एक और चीज़ होती है जिसको हम स्मॉग बोलते हैं. बेसिकली अगर आप छोटी क्लासेस में देखो तो स्मॉग को कैसे पढ़ाते हैं? स्मोक प्लस फॉग इज इक्वल टू स्मॉग, राइट? अब ये स्मॉग है क्या? कोल्ड वेदर में यही सस्पेंडेड पोल्यूटेंट्स जो हैं वो एयर में प्रेजेंट हैं, जो कि हमारी विजिबिलिटी लो करते जा रहे हैं, ठीक है? दिस इज नोन एज स्मॉग बिकॉज इट इज़ अ विजिबल इंडिकेशन ऑफ एयर पोल्यूशन. अगर आपके फ़ोन में कोई भी वेदर ऐप है जिसमें आप वेदर चेक करते हो, यू कैन सी कि एक एयर क्वालिटी इंडेक्स का उसमें रहता है, AQI, राइट? व्हाट इज इट? एयर क्वालिटी इंडेक्स. तो कभी कभी जब आप चेक करते हो उसको, इट विल टेल यू कि आज का दिन हैज़ हेल्दी एयर टुडे और नॉट, और कल कैसा था, ठीक है? सो वो एयर क्वालिटी इंडेक्स देता है. इट टेल्स यू वेदर एयर अराउंड यू इज हेल्दी और नॉट. रेगुलरली अगर हम इसमें से कुछ सब्सटेंस ब्रीथ करते हैं, जैसे ये जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर पड़ा अभी है ना, स्मॉग पड़ा, सो इनमें से कुछ चीज़ें हमारे चांसेस ऑफ एलर्जीज बढ़ाते हैं, कैंसर एंड हार्ट डिजीजेस, एंड इंक्रीज इन द कंटेंट ऑफ दीज हार्मफुल सब्सटेंसेस इन एयर इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन. सो बेसिकली जब ऐसे सब्सटेंसेस का कंसंट्रेशन हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ जाता है तो हम उसको एयर पोल्यूशन का नाम दे देते हैं. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट वाटर. वाटर बहुत सारे फॉर्म्स में अवेलेबल है अर्थ पे, राइट? कभी बारिश होती है, कभी कहीं गांव में कुएं लगे होते हैं, कभी आप ट्यूबवेल से पानी यूज करते हो. सो ऑल दीज फॉर्म्स जो हमें वाटर डिराइव करने में हेल्प कर रहे हैं,
क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वाटर की फॉर्म्स भी बहुत सारे हैं. इट एग्जिस्ट ऑन सरफेस एंड अंडरग्राउंड. सरफेस पे किस फॉर्म में प्रेजेंट है? सारी वाटर बॉडीज जो आपको आंखों से सरफेस पे दिख रही हैं, लाइक वाटर बॉडीज, लेक्स, रिवर्स, है ना, स्प्रिंग्स, वाटरफॉल्स, सो मेनी थिंग्स. अंडरग्राउंड में क्या आ जाएगा? जो अंडरग्राउंड वाटर के लिए हैंडपंप, ट्यूबवेल्स वगैरह यूज होती है, राइट? सो सी एंड ओशंस का जो वाटर है, इट इज सेलाइन. ओके. आइस कैप्स ऑन टू पोल्स आर कवर्ड विद स्नो. ठीक है, वो सारा क्या है? फ्रेश वाटर है. लेकिन जो भी वाटर लेक्स, रिवर्स और पॉन्ड्स में है, दैट इज ऑल्सो फ्रेश फॉर्म ऑफ वाटर. ओके. देन वाई इज वाटर इम्पॉर्टेंट? सारे सेलुलर प्रोसेसेस के लिए वाटर इम्पॉर्टेंट है. ऑल रिएक्शंस इन बॉडी जो हमारे सेल्स के अंदर हो रहे हैं, वो सब रिएक्शंस में वाटर हेल्प करता है. वाटर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस सेल्स एंड इन अ बॉडी, उसमें हेल्प करता है. ठीक है. टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म्स जितने, दे रिक्वायर फ्रेश वाटर फॉर दिस बिकॉज देयर बॉडीज कैन नॉट टॉलरेट और गेट रिड ऑफ हाई अमाउंट्स ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट्स इन सेलाइन वाटर. सो बेसिकली वाटर की बहुत सारी इंपॉर्टेंस है, राइट? Some of them points are here, 3-4 points जो अभी हमने पढ़े. Now what decides the availability of water? ठीक है, sorry, the thing was availability of water decides not only the number of individuals of each species that are able to survive, but it also decides the diverse culture. So basically water का एक और function है कि वो diversity of life affect करता है, उसको decide करता है, एंड वो नंबर ऑफ इंडिविजुअल स्पीशीज कितनी है, वो कितनी रहेंगी, उसको भी डिसाइड करता है. ठीक है. other factors like temperature, nature of soil also matter for availability of water and diversity of the organisms. बट वी कैन से कि वाटर एक ऐसा सब्सटेंस नहीं है जो अकेले सब कुछ डिसाइड कर रहा है, उसमें और बहुत से फैक्टर्स हैं जैसे कि टेम्परेचर, सॉइल एक्सेट्रा. नाउ वी कम टू वाटर पोल्यूशन. वाटर की पोल्यूशन बहुत फॉर्म्स में हमें देखने को मिलती है. कहीं पे फैक्ट्री सेटअप है अक्रॉस अ रिवर क्लोजर टू अ वाटर बॉडी, तो उसका सारा वेस्ट फैक्ट्री से वाटर बॉडी में जाता है. नाउ यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स जो हम अपनी क्रॉप्स पे यूज करते हैं, जब वो लीच आउट कर जाता है, वो सब वाटर में जाता है, अंडरग्राउंड वाटर में जाता है, राइट? सो वाटर पोल्यूशन हैज सम ऑफ दीज पॉइंट्स. Then the water inside the deep reservoir could be colder, and the water at the surface which gets heated by the sun will affect the balance of the aquatic organisms. So basically जब dams open होते हैं, water from the dams is released into a water body. उससे क्या होता है, जो डैम का वाटर है वो थोड़ा कूलर हो सकता है एज कम्पेयर टू द वाटर जो वाटर बॉडी में प्रेजेंट है. जब ये एक बैलेंस डिसरप्ट हो जाता है, इससे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को प्रॉब्लम हो सकती है, राइट? नाउ टर्म वाटर पोल्यूशन कैन बी यूज टू कवर दीज इफेक्ट्स. तो एक तो एडिशन ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंस टू वाटर बॉडीज, जैसे कि मर्करी सॉल्ट्स. अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस में और क्या आता है? फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स. जब ऐसी चीजें वाटर में मिक्स हो जा रही है, ये अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस हैं, तो ये एक कॉज है हमारा वाटर पोल्यूशन का. देन न्यूट्रिएंट डिप्लीशन. जब वाटर जब रिमूवल जो होता है वाटर बॉडी से कुछ सब्सटेंसेस का, अगर वो हो जाए, उसके न्यूट्रिशन डिप्लीट हो जाए, तो वो वाटर भी हमारे लिए किसी काम का नहीं रहता है. सो दैट इज समथिंग विच इज अगेन causing water pollution. Then sudden temperature changes. This is just what we studied abhi, right? So the rest of the chapter we'll be covering in part 2 of this, that is natural resources part 2, right? So with this I will end part 1 of this chapter here. The rest of the chapter we'll be covering in part 2 of natural resources. So if you have any doubts, you can let us know in the comment section, and thank you for watching.